नमस्कार दोस्तों, बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। सीटेट अपर प्राइमरी एनसीईआरटी बेस्ड कक्षा 6, 7, 8 के सामाजिक अध्ययन के डेली हम आपको 20 प्रश्न करा रहे हैं। इससे पहले हमने देखा था इसका पार्ट नंबर 13 जो कि आपको साइड में आई बटन में वीडियो मिल जाएगा। आज हम देखेंगे इसका पार्ट नंबर 14 और ये जो वीडियो है हम वो डेली दोपहर 3 बजे जो है वो देखते हैं। यदि आपको समय नहीं पता है तो समय याद कर लीजिए ताकि डेली आप इसे लाइव देख सकें और 20 प्रैक्टिस जो सेट वाला सेट है वो आप डेली जो है वो देख सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले देखते हैं वो प्रश्न जो कि मैंने पिछले वाले वीडियो में पूछा था उसके उत्तर की। तो पिछले वाले वीडियो में मैंने पूछा था कि सामाजिक विज्ञान की जो शाखाएं हैं उनमें से जो मिट्टी है उसका अध्ययन निम्नलिखित में से कौन सी शाखा में होता है। भूतत्व विज्ञान, जलवायु विज्ञान, जल विज्ञान या समुद्र विज्ञान। इस टाइप से 4 ऑप्शन आपको दे रखे थे। चलिए बात करते हैं उत्तर की। तो बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर ए भूतत्व विज्ञान जो है वो सही हो जाएगा। आप समझिए भूतत्व विज्ञान में क्या होता है। एक तो प्रश्न से आपको समझ में आ रहा है कि जो मिट्टी है उसका अध्ययन किया जाता है और सामाजिक विज्ञान की जो शाखा है उसके अंतर्गत आपका ये आता है। दूसरी चीज जो भूतत्व विज्ञान होता है उसमें प्राकृतिक वातावरण की जो मिट्टी होती है उसकी भौतिक और रासायनिक दोनों ही गुण जो है उनका अध्ययन भी किया जाता है। और तीसरा आपका इससे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जो मिट्टी की अलग अलग लेयर होती हैं, तहें होती हैं जिसको हम कहते हैं, उसका अध्ययन भी इसी भूतत्व विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। तो ये तीनों चीजें ध्यान रखिएगा इसके संबंध में। चलिए शुरू करते हैं आप वो प्रश्न स्टार्टिंग से। तो पहला आपका प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत में सबसे पहला ब्रिटिश कारखाना जो है वो स्थापित किया गया था। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है 1648, 1650, 1651 या 1654। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की। आपने सोच अवश्य लिया होगा तो बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर सी 1651 जो है वो सही हो जाएगा। तो सबसे पहले ब्रिटिश जो कारखाना है वो 1651 में खोला गया था। बात करें कहाँ खोला गया था तो बंगाल में जो है वो खोला गया था और बंगाल में हुगली नदी जो है उसके तट पर स्थापित जो है वो किया गया था। तो ये भी साथ में इसके ध्यान में रखिएगा। देखते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता की मुद्राएं जो है वो किससे निर्मित की जाती हैं। लोहा, सोना, पत्थर या कांस्य। 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कि हड़प्पा सभ्यता की मुद्राएं जो है वो किससे निर्मित की जाती हैं। तो 4 ऑप्शन है। बात करें उत्तर की तो बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि पत्थर जो है वो सही हो जाएगा। अब देखिए ऑप्शन थोड़ा सा अजीब है, यदि आपको नहीं पता होगा तो पत्थर को तो आप कभी टिक नहीं लगाएंगे, परंतु जो हड़प्पा सभ्यता की जो मुद्राएं होती हैं वो आपकी पत्थर की बनाई जाती थी और जो सर्वाधिक मुद्राएं थी उनमें आपका सेल खड़ी नाम से पत्थर एक आता था। सेल खड़ी ये नाम से पत्थर आता था जिसकी सर्वाधिक मुद्राएं हड़प्पा सभ्यता में जो है वो बनाई जाती थी। आकृति की यदि बात करें इनकी मुद्राओं की तो चौकोर आकृति जो है वो होती थी। देखते हैं तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न कह रहा है कि विश्व का पहला निर्बाध खगोलीय ग्लोब निम्नलिखित में से किस काल के दौरान बनाया गया था। 4 ऑप्शन है, मौर्य काल, दिल्ली सल्तनत काल, मुगल काल या ब्रिटिश काल। आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा सही होगा। दुनिया का या विश्व का पहला निर्बाध खगोलीय ग्लोब जो है किसके शासनकाल में बनवाया गया था। बात करते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा तो आपका बिल्कुल सही आपका ऑप्शन नंबर सी मुगल काल जो है वो सही हो जाएगा। अब मुगल काल में तो बहुत से राजा महाराजा थे, तो मुगल काल के अंतर्गत जो आपके जहांगीर थे, ध्यान रखिएगा, जो जहांगीर थे इनके शासनकाल में मुगल काल के दौरान जो मुगल वैज्ञानिक हैं उनके द्वारा जो है वो बनवाया गया था विश्व का पहला निर्बाध खगोलीय ग्लोब। देखते हैं अपना चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस आंदोलन के लिए प्रथम बार वंदे मातरम के रूप में जो है वो अपनाया गया। 4 ऑप्शन है, 1857 का विद्रोह, 1905 का बंगाल विभाजन, तीसरा ऑप्शन है 1922 का असहयोग आंदोलन और चौथा कह रहा है 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन। आपको बताना है इन चारों में से कौन सा सही होगा। ये प्रश्न आपका उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के सन 2002 के पेपर में जो है वो पूछा गया था।
तो चलिए बात करते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा। तो बिल्कुल यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी 1905 का बंगाल विभाजन जो है वो सही हो जाएगा। उस समय क्या था, जो लॉर्ड कर्जन थे उनका शासनकाल था, तो उन्हीं के शासनकाल में जो 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था, इसके विरोध में जो बंगाल में आंदोलन हुए थे, उसमें सबसे पहले जो बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित है वंदे मातरम, इसका गान करते हुए नारा बुलंद किया गया था। और इसीलिए आप कह सकते हैं कि इस आंदोलन के लिए, तो इसी आंदोलन के लिए पहली बार वंदे मातरम के रूप में जो है वो अपनाया गया था। ध्यान रखिएगा, बंगाल विभाजन से जो है ये संबंधित है। देखते हैं अपना अगला प्रश्न, पांचवा, कि राजनीतिक भूगोल का संबंध निम्नलिखित में से किसके साथ है। चार ऑप्शन है, मनुष्यों द्वारा निर्मित आकार, रूप और निपटान के कार्य के साथ। दूसरा कह रहा है स्थान, बातचीत और पहुंच के साथ ही आबादी के वितरण और गतिविधियों की अवधारणा के साथ। तीसरा कह रहा है कि विशेष क्षेत्रों में किस प्रकार विभिन्न खेत तथा खेती की प्रणाली को विकसित किया गया है। और चौथा कह रहा है कि सरकार, राज्य और देश। तो आपसे पूछा गया है कि राजनीतिक भूगोल का संबंध निम्नलिखित में से किसके साथ है। तो चार ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा जो है वो सही होगा, ऑप्शन ए, बी, सी या डी। चलिए बात करते हैं उत्तर की। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, यानी कि सरकार, राज्य और देश। तो आप कह सकते हैं कि देश, राज्य और सरकार को आप कह सकते हैं जो सामाजिक गतिविधियां होती हैं, ये सभी आपकी राजनीतिक भूगोल से जो है वो संबंधित होती हैं। ये शहर हो गए, देश हो गए, राष्ट्र हो गए, इनके जो समूह होते हैं, स्थान और सीमाएं इन सभी से जुड़ी होती हैं, इसलिए आप कह सकते हैं राजनीतिक भूगोल का इनसे संबंध होता है। देखते हैं अपना अगला प्रश्न, छठा प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से सर्वप्रथम कौन जो है वो भारत आया। ह्वेनसांग, इब्ने बतूता, मार्को पोलो या फायान। चार ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है कि इन चारों में से कौन जो है सबसे पहले जो है वो भारत आया। ऑप्शन ए, बी, सी या डी। तो अब तक आपने सोच लिया होगा उत्तर। बात करते हैं उत्तर की, तो बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर डी फायान जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो भारत में सबसे पहले आने वाला चीनी यात्री कौन था, ये भी प्रश्न पूछा जाता है, तो भी आप कहेंगे फायान आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, जो कि जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य है उसके शासनकाल में भारत आया था। प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है कि जो भारत में सर्वप्रथम आने वाला जो चीनी यात्री फायान था वो किसके शासनकाल के दौरान आया था, तो आप कहेंगे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में भारत आया था। और जो ह्वेनसांग है, ये ऊपर जो आपका ऑप्शन नंबर 1 में लिखा है, ये यदि आपसे पूछा जाए ये किसके शासनकाल में आया था, ये भी आपका एक चीनी यात्री है, ये आपका हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था, जो कि आपका समय लगभग 606 ईस्वी जो है वो माना जाता है। देखिए समय एग्जैक्ट नहीं होता, इसलिए ये नहीं पूछा जाता है, पूछा अधिकतर शासनकाल जाता है। और थोड़ा सा इसको ट्रिक से भी जोड़ सकते हैं, हा से ही आपका ह्वेनसांग है और हा से ही आपका हर्षवर्धन है। तो ध्यान रखिएगा, ह्वेनसांग जो है वो हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था, और जो फायान चीनी यात्री है, ये दोनों ही चीनी यात्री हैं, तो जो फायान है ये आपका चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में भारत आया था। देखते हैं अपना अगला प्रश्न, सातवां। इसके अलावा वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक भी अवश्य कर दीजिएगा, ताकि इसी प्रकार मैं आपके लिए अच्छे से अच्छे प्रश्न लाता रहूं, अच्छे से अच्छे वीडियो लाता रहूं। और आपका एक लाइक मेरे लिए काफी मोटिवेशन का कार्य करता है, तो एक लाइक तो आपका बनता ही है। चलिए देखते हैं प्रश्न आपका सातवां, कि कोयला उत्पादन में भारत का क्या स्थान है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इस प्रकार से चार ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है इन चारों में से कौन सा सही होगा। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की, कौन सा सही होगा। तो बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर सी, तीसरा स्थान जो है वो सही हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, कोयला उत्पादन में भारत का तीसरा स्थान है, यानी कि आपको पहला और दूसरा भी पता होना चाहिए। तो पहले नंबर पर आपका चाइना का नंबर आता है, और दूसरे नंबर पर आपका अमेरिका का नंबर आता है, और तीसरे नंबर का आपका इंडिया यानी कि भारत का नंबर आता है। तो कोयला उत्पादन में ये तीनों क्रम भी जो है वो ध्यान में रखिएगा। भारत में यदि बात करें, ये तो विश्व लेवल पर हो गया, परंतु भारत में यदि बात करें तो छत्तीसगढ़ को माना जाता है कोयला उत्पादन में अग्रणी राज्य जो है उसमें। चलिए देखते हैं अपना अगला प्रश्न, आठवां। प्रश्न कह रहा है कि दीवान ए इंसा संबंधित है धर्म प्रचार से, सड़क निर्माण से, शिक्षा से या पत्राचार से। चार ऑप्शन है, आपको बताना है कि दीवान ए इंसा जो है वो किससे संबंधित है।
तो चलिए बात करते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा। बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर डी पत्राचार जो है वो सही हो जाएगा। सबसे पहले जानिए जो दीवान ए इंसा है ये किस काल से संबंधित है, तो ये आपका सल्तनत काल से जो है वो संबंधित है। और जो पत्राचार के संबंध में यहाँ पर लिखा गया है, तो जो शाही पत्र व्यवहार होता था उसका जो कार्यभार है वो इसी को जो है वो दिया गया था। ये आपका एक विभाग होता था, तो इस विभाग को जो है वो शाही पत्र व्यवहार का कार्य दिया गया था। और जो सभी राजकीय अभिलेख थे वो इसी कार्यालय में जो है वो सुरक्षित रखे जाते थे। किसमें? सल्तनत काल में। देखते हैं अपना अगला प्रश्न। नवा प्रश्न आपका है कि पृथ्वी की सतह से 16 किलोमीटर से 50 किलोमीटर ऊपर निम्नलिखित परतों में से वातावरण की कौन सी परत है? तो यहाँ पर रेंज दे दी गई है और चार ऑप्शन दे रखे हैं, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल या बाह्य मंडल। और आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा सही होगा। चलिए बात करते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा। तो बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर बी समताप मंडल जो है वो सही हो जाएगा। देखिए सबसे पहली लेयर कौन सी आती है, तो आप कहेंगे क्षोभ मंडल आती है, परंतु यहाँ पर 16 किलोमीटर से 50 किलोमीटर लिखा हुआ है, यानी कि शुरुआत से लेकर 16 किलोमीटर तो आपका दिया ही नहीं है, यानी कि क्षोभ मंडल तो उत्तर आपका कभी नहीं होगा। उसके बाद की जो लेयर आती है वो आती है आपकी समताप मंडल, और यही आपकी 16 से 50 किलोमीटर की जो रेंज है इसमें जो है वो आती है। तो यही आपका जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये दूसरे नंबर पर परत आती है, इसका सीरियल भी आपको पता होना चाहिए। चलिए देखते हैं अपना अगला प्रश्न। 10वां प्रश्न कह रहा है कि सुल्तान जो है वो फिरोज तुगलक की आत्मकथा का नाम जो है वो क्या है? तारीख ए फिरोज शाही, सीरत ए फिरोज शाही, फुतुहात ए फिरोज शाही या तुगुक ए फिरोज शाही। प्रश्न कठिन है परंतु आपको पता होना चाहिए क्योंकि इस टाइप के प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं। तो फिरोज तुगलक की आत्मकथा का नाम जो है वो क्या है? अच्छा प्रश्न है। चलिए बात करते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा। तो बिल्कुल आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि फुतुहात ए फिरोज शाही जो है वो फिरोज तुगलक की आत्मकथा का नाम था। फिरोज तुगलक जो है इसका समय कब से कब तक चला था? तो इसका समय 1351 से लेकर 1388 तक जो है वो चला था। 1351 यानी कि 1351 से जो समय इसका स्टार्ट हुआ था उसकी तारीख थी 23 मार्च। तो जो मोहम्मद तुगलक था उसकी मृत्यु के बाद जो फिरोज तुगलक है इसका राज्याभिषेक हुआ था 23 मार्च 1351 यानी कि 1351 को। तो ये भी ध्यान रखिएगा इसकी आत्मकथा का नाम क्या है, तो फुतुहात ए फिरोज शाही इसकी आत्मकथा का नाम है। देखते हैं अपना अगला प्रश्न। 11 प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस स्थल की खोज सबसे पहले जो है वो की गई थी? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल या धौलावीरा। चार ऑप्शन है, आपको बताना है कि किस स्थल की खोज सबसे पहले जो है वो की गई थी। चलिए बात करते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा। तो बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर बी हड़प्पा जो है वो सही हो जाएगा। हड़प्पा की बात करें तो सर्वप्रथम जो एक पुरातत्ववेत्ता थे जिनका नाम था दयाराम साहनी, और उसके बाद में एक और आए थे जिनका नाम था माधव स्वरूप, और इसके साथ साथ एक और नाम सुनने को मिलता है जिनका नाम था R.M. व्हीलर। तो इन तीनों के संयुक्त प्रयास से, परंतु नाम आपको सबसे ज्यादा दयाराम साहनी का ही देखने को मिलता है। तो इन्हीं के द्वारा जो हड़प्पा स्थल आप देख पा रहे हैं इसकी सबसे पहले जो है वो खोज की गई थी। परंतु यदि ऑप्शन में आपको देखने को मिलता है तो आपको संयुक्त जो इन्होंने अलग अलग जोड़कर प्रयास के माध्यम से हड़प्पा की खोज की थी उनका नाम देखने को नहीं मिलता है, केवल और केवल दयाराम साहनी का नाम देखने को मिलता है। आपसे डायरेक्ट पूछा जाएगा कि हड़प्पा की जो खोज है वो किसने की थी, तो आप कहेंगे दयाराम साहनी ने की थी। और इन चारों में से आपका हड़प्पा जो है वो सही हो जाएगा। देखते हैं अपना अगला प्रश्न। 12 कि वायुमंडल का सबसे निचला भाग जो है वो क्या कहलाता है? स्ट्रेटोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर, आइनोस्फेयर या मेसोस्फेयर। इस टाइप से आपका जो यूपी टेट है एग्जाम उसमें एक बार प्रश्न यही सेम पूछा गया था, मतलब कि इंग्लिश के नाम दिए गए थे, जो उसका हिंदी इंग्लिश ट्रांसलेशन होता है दोनों में आपको इंग्लिश के ही नाम देखने को मिले थे वहां पर। तो आपको इसलिए हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही अलग अलग लेयर का नाम पता होना चाहिए। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा। तो बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर बी सबसे निचला भाग आपका ट्रोपोस्फेयर जो है वो कहलाता है, और इसी को हम क्षोभ मंडल के नाम से जानते हैं। सबसे निचला भाग कहने का तात्पर्य है कि जब हम सबसे
नीचे से ऊपर की ओर क्रम में जाते हैं तो क्षोभ मंडल आपका सबसे पहले आता है। और क्षोभ मंडल के संबंध में एक चीज सदैव ध्यान रखिएगा कि मौसम संबंधी सभी घटनाएं इसी क्षोभ मंडल में होती हैं, यानी कि ट्रोपोस्फीयर में होती हैं। देखते हैं अपना अगला प्रश्न 13 कि निम्नलिखित में से किसने क्लोरोफ्लोरोकार्बन की खोज की थी, यानी कि CFC जो है इसकी खोज की थी। चार ऑप्शन दे रखे हैं, जॉन मिल्स ने, जो फरमन ने, थॉमस मिट्स ने या गैलीलियो ने। आपको बताना इन चारों में से कौन सा सही होगा। प्रश्न ये बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं, इनको आप कोशिश कीजिए कि एक दिन में 20-20 याद करते हुए चलिए। तभी मैं केवल 20 प्रश्न ही करा रहा हूं ताकि आपको ज्यादा बोझ ना पड़े और जब तक आपका पेपर हो तब तक आपके पास अच्छे खासे जो प्रश्न है उनका कलेक्शन हो जाए। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर सी थॉमस मिट्स जो है वो सही हो जाएगा। इनका नाम ध्यान रखिएगा, इन्होंने ही CFC यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन की खोज जो है वो की थी। कब की थी? तो 1930 में जो है वो की थी, 1930 में की थी थॉमस मिट्स ने। और प्रयोग कहाँ किया जाता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन का? तो आप कह सकते हैं जो रेफ्रिजरेटर है उसमें ठंडा करने वाले तत्व के रूप में इसका यूज जो है वो किया जाता है, जो कि आपकी जो ओजोन लेयर है उसके ऊपर हानिकारक इफेक्ट भी डालती है ये CFC गैस। देखते हैं अपने अगला प्रश्न 14। प्रश्न कह रहा है कि सबसे लंबी समुद्र सुरंग जो है वो किस देश में है? संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, जापान या ब्रिटेन। चार ऑप्शन है, आपको बताना है कि सबसे लंबी समुद्र सुरंग किस देश में है। चार ऑप्शन है, तो चलिए बात करते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा। तो बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर सी जापान जो है वो सही हो जाएगा। तो सबसे लंबी समुद्र सुरंग किस देश में है? तो आप कहेंगे जापान में जो है वो स्थित है। नाम क्या है इसका? तो इसका नाम सीकन टनल जो है इसका नाम है। हो सकता हो नाम पर बेस्ड भी आपसे जो है यहाँ पर प्रश्न पूछा जा सके। तो जापान के साथ साथ उसका नाम भी ध्यान रखिए कि उसका नाम है सीकन टनल, ये जो है इसका नाम है। चलिए देखते हैं अपना अगला प्रश्न 15। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य के लिए भारत सरकार ने अराजपत्रित पद पर नियुक्ति के लिए आवासीय योग्यता को आवश्यक बताया है? तो राज्य पूछा गया है, इनमें कौन सा सही होगा? आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर या त्रिपुरा। तो चार ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है इन चारों में से कौन सा सही होगा। बात करते हैं उत्तर की, तो आपका ऑप्शन नंबर ए आंध्र प्रदेश जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आप ध्यान रखिएगा कि जो भारत की सरकार है वो केवल आंध्र प्रदेश में एक अराजपत्रित पद पर आवासीय योग्यता वाला जो व्यक्ति है उसकी नियुक्ति जो है वो करती है। चलिए देखते हैं अपना अगला प्रश्न 16। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित जानकारी जो है उनको पढ़ें। पहली जानकारी क्या है कि पत्रिकाओं और समाचार पत्रों में जो छपा लेख है वो घटना के तुरंत बाद लिखा जाता है। दूसरा कह रहा है कि तस्वीरें, ऑडियो, वीडियो और चित्रों को उस वास्तविक घटना से खींचा गया। और तीसरा कह रहा है सामूहिक सोच। पूछा क्या गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्राथमिक जानकारी सामाजिक विज्ञान की कक्षा में अधिगम को अधिक प्रभावी बनाने के लिए उपलब्ध है? पहला और दूसरा, दूसरा तीसरा, पहला दूसरा या तीनों, इस टाइप से चार ऑप्शन दे रखे हैं। आपको बताना है कि कौन सी प्राथमिक जानकारी सामाजिक विज्ञान की कक्षा में जो अधिगम है उसको अधिक प्रभावी बनाने के लिए उपलब्ध है। चलिए बात करते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा। तो बिल्कुल आपका यहाँ पर तीनों ही कथन सही है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही हो जाएगा। यानी कि पत्रिकाओं और समाचार पत्रों में छपा लेख घटना के तुरंत बाद लिखा जाता है, ये भी आपकी प्राथमिक जानकारी सामाजिक विज्ञान के संबंध में हो जाएगा। इसी प्रकार तस्वीरें, ऑडियो, वीडियो, चित्र को उस वास्तविक घटना में से खींचा गया, इसी प्रकार सामूहिक सोच, ये तीनों आपका सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न 17 की तरफ कि निम्नलिखित में से किस प्रकार मामलों के आधार पर अध्ययन सामाजिक विज्ञान में एक शिक्षक की सहायता कर सकता है? प्रश्न को पहले समझिए। पूछ रहा है कि किस प्रकार जो मामलों के आधार पर जो अध्ययन है वो सामाजिक विज्ञान शिक्षण में एक जो शिक्षक है उसकी सहायता कर सकता है। चार ऑप्शन दे रखे हैं। पहला कह रहा है कि कानून में पेशेवर स्थितियों में अधिक प्रवीणता से ज्ञान का उपयोग कर छात्रों को सक्षम बनाना। दूसरा कह रहा है कि छात्रों को अपने अनुभवों के माध्यम से जानने योग्य बनाना। तीसरा कह रहा है कि निर्धारित प्रतिक्रिया क्षमताओं वाला अच्छा प्रारूप बनाना। और चौथा कह रहा है अच्छी परिभाषा का
विकास करना। तो ये 4 ऑप्शन है, आपको बताना है इन चारों में से कौन सा सही होगा। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा। तो बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, यानी जो छात्र हैं उनको अपने अनुभवों के माध्यम से जानने योग्य बनाना। तो कह सकते हैं कि मामले का अध्ययन जो है वो छात्रों को अपने अनुभवों के माध्यम से जो अधिगम है वो करने पर केंद्रित जो है वो होता है। और ये जो आपका उपागम है वो छात्र छात्रा है उनमें संचार है या कह सकते हैं पारस्परिक कौशल है, इन सबको भी कहीं ना कहीं प्रदान करता है। तो उस लिहाज से भी आपका ये हो जाएगा। देखते हैं अपना अगला प्रश्न 18। प्रश्न कह रहा है कि सार्वजनिक लेखा समिति में राज्यसभा के कितने सदस्य जो है वो होते हैं? 15, 20, 7 या 25। 4 ऑप्शन है, आपको बताना है इन चारों में से कौन सा सही होगा। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा। तो बिल्कुल यहाँ पर ध्यान रखिएगा, आपका ऑप्शन नंबर सी 7 जो है वो सही हो जाएगा। तो सार्वजनिक लेखा समिति यहाँ पर लिखा हुआ है, सार्वजनिक को इंग्लिश में आप कहते हैं पब्लिक, और आपका जो लेखा जोखा है इसको आप कहते हैं अकाउंट्स, और समिति को आप कहते हैं कमेटी। तो यदि आप इसकी शॉर्ट फॉर्म देखें तो PAC होती है, यानी कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। और इसी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को आप लोक लेखा समिति के नाम से जानते हैं, जिसको यहाँ पर सार्वजनिक लेखा समिति के तौर पर जो है वो पूछा गया है। तो ध्यान रखिए, सार्वजनिक लेखा समिति जो है पूछा जाए तो भी राज्यसभा में जो सदस्य हैं उनकी संख्या 7 होगी। लोक लेखा समिति यदि आपसे पूछा जाए तो भी आपके जो राज्यसभा है उनके सदस्यों की संख्या 7 होगी। अब देखिए, लोक जो लेखा समिति है उससे काफी प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उसको थोड़ा सा जान लेते हैं। लोक लेखा जो समिति होती है वो जो भारत सरकार के जो खर्चे होते हैं उनकी लेखा जोखा रखती है, या कह सकते हैं उनकी परीक्षा करने वाली समिति जो है वो होती है, जिसका बना उसको बनाने का मेन कह सकते हैं जो पर्पस होता है वही जो है वो होता है। गठन कब हुआ था लोक लेखा समिति का? तो आप ध्यान रखिएगा कि 1919 जो अधिनियम था आपका, यानी कि भारत सरकार अधिनियम 1919 था, इसके अंतर्गत आपका पहली बार 1921 में इसका गठन जो है वो हुआ था। 1919 आपका सन नहीं है, 1919 आपका अधिनियम है, और उसके अंतर्गत सन 1921 में इसका गठन हुआ था। वर्तमान में यदि कुल सदस्यों की संख्या की बात करें लोक लेखा समिति की, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, 22 जो है वो लोक लेखा समिति के सदस्यों की कुल संख्या है वर्तमान में। इन्हीं 22 सदस्यों में से ही आपके लोकसभा और राज्यसभा के बांटे गए हैं, जिनमें से यदि लोकसभा के सदस्यों की बात करें तो 15 है, और इसी 22 में से बाकी बचे, यानी 15 जब निकल जाएंगे तो बाकी कितने बचे? तो 7 बचे, यानी कि आपके जो राज्यसभा है उसके सदस्यों की संख्या 7 है। आई होप अब आपको ज्यादा क्लियर हुआ होगा। तो इस प्रकार से ध्यान रखिएगा कि कुल संख्या जो है वो 22 होती है, जिनमें से लोकसभा के सदस्यों की संख्या 15 होती है और राज्यसभा के सदस्यों की संख्या 7 होती है। चलिए देखते हैं अपना अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न, और इस वीडियो के बाद एक प्रश्न हम आपसे भी जो है वो पूछेंगे। इसके अलावा वीडियो अभी तक आपने लाइक ना किया हो तो इतनी सारी इंफॉर्मेशन हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, एक लाइक तो आपका बनता ही है। चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब भी अवश्य कीजिएगा, ताकि इसी प्रकार डेली दोपहर 3 बजे आपको अच्छे से अच्छे प्रश्न प्रैक्टिस करने के लिए मिलते रहें, और बेल आइकन भी प्रेस अवश्य कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन भी मिलता रहे। इसके साथ साथ टेलीग्राम चैनल से नहीं ऐड हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में लिंक मिल जाएगी, और डायरेक्ट भी टेलीग्राम पर बालाजी स्टडी अड्डा सर्च करके भी आप ज्वाइन हो सकते हैं। वहां पर सभी PDF वीडियो की नोटिफिकेशन सारी चीजें प्रोवाइड कराई जाती हैं। तो चलिए अब देखते हैं प्रश्न कि मौके पर पूछताछ, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं ऑन द स्पॉट क्वेश्चनिंग, इसका क्या अर्थ होता है? प्रशिक्षक द्वारा यादृच्छिक सवाल पूछना, प्रशिक्षक के सवालों के यादृच्छिक साक्ष्य देना, या प्रशिक्षक शिक्षण सामग्री से संबंधित प्रश्न पूछ रहा है तथा यादृच्छिक तरीके से उत्तर देने के लिए विशिष्ट छात्रों को बुलाता है। और चौथा कह रहा है कि प्रशिक्षक सवाल प्रस्तुत करने के लिए कोई भी विषय देता है। तो 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कि मौके पर पूछताछ यानी कि ऑन द स्पॉट क्वेश्चनिंग जो है इसका अर्थ जो है वो क्या होता है। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की कि कौन सा सही होगा। तो बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर सही हो जाएगा, यानी कि प्रशिक्षक जो है वो शिक्षण सामग्री जो है उससे संबंधित प्रश्न पूछ रहा है और यादृच्छिक तरीके से उत्तर देने के लिए विशिष्ट जो छात्र हैं उनको बुलाता है। ये आपका मौके पर पूछताछ जो है वो सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो यही इसके अंतर्गत शामिल होता है। तो चलिए अब देख लेते हैं वो प्रश्न, जैसे कि
सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं। इस वीडियो का आपके लिए प्रश्न यह है कि योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? 10 मार्च 1950 को, 15 मार्च 1950 को, 16 मार्च 1951 को या 20 मार्च 1950 को। तो इन चारों में से कौन सा सही होगा, वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके अवश्य बताइएगा। उत्तर इसका हम देखेंगे कल दोपहर 3 बजे इसी वीडियो के अगले पार्ट में। तो सभी लोग ज्यादा से ज्यादा उत्तर दीजिए और लगभग सभी लोग देते भी हैं। अच्छी बात है कि लोग इससे जुड़ रहे हैं। इसी के साथ हमारे आज का पार्ट समाप्त होता है। आज वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक अवश्य कीजिएगा, नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।